हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन चैनल मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट। चलिए, आज की जो क्लास होने वाली है वह उसी समास को आगे ले चलकर, आपने देखा कि पिछली क्लास में हम लोग ये जानने का प्रयास किए थे कि समास क्या होता है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वे सभी लोग जिन लोगों ने पहले वीडियो को देख करके ये जानकारी ले ली है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वे सभी कमेंट करके बताएं। हम लोगों ने देखा था दूसरी वीडियो में समास के भेद या प्रकार, जहां पे आपने महत्वपूर्ण नाम और सबसे पहला, जहां से क्वेश्चंस बार बार आती हैं, अव्ययी भाव समास ये हो चुका था, और अव्ययी भाव समास के बाद तत्पुरुष समास भी हो चुका था। आपने देखा तत्पुरुष समास में कुल मिलाकर के कारक पर निर्भर होता है, और कारक की कुल संख्या 8 होती है, लेकिन 8 में से हम लोग सबसे पहले कर्ता कारक और सबसे लास्ट वाले संबोधन कारक को छोड़ देते हैं, तो कुल मिला के बचे हुए कारकों की संख्या 6 हो जाती है, जिसके अनुसार तत्पुरुष समास कारक के अनुसार 6 प्रकार के होते हैं, जिनके उदाहरण भी हम लोगों ने भली भांति देख लिए थे। आज हम लोग उसी क्रम में समास नंबर 3, 4, 5 और 6 इन सभी को समाप्त करेंगे, और उसके बाद कल की क्लास में समास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, एक्सरसाइज पर डिस्कशन होगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले वे सभी लोग जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करते हुए एक अच्छा सा कमेंट दें। चलिए हम लोग आज तीसरे समास की ओर बढ़ेंगे। तीसरे समास का नाम है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। ये कर्मधारय समास क्या होता है? जैसा कि आपने देखा था कि जो पद है जिससे हम लोग समास की गणना करते थे, समास विग्रह करने के बाद बने हुए शब्दों को जोड़ने के बाद जो शब्द बनता था उसे हम क्या कहते थे, बताएं? उसे हम सामसिक शब्द कहते थे, सामसिक पद कहते थे। तो क्या कह रहा है? कर्मधारय समास सामसिक शब्द या पद में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। तो दोनों पद में देखिए, जैसे कर्मधारय मान लीजिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ठीक है ना। तो सामसिक पद में, जिस सामसिक पद में दोनों पदों के मध्य उपमेय उपमान, अब ये क्या होता है बता रहे हैं, धैर्य रखिए बिल्कुल। जिस सामसिक शब्द में उपमेय उपमान अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध पाया जाए, ऐसे समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। जिसमें ना लिखिए, जिस सामसिक शब्द में दोनों पदों के मध्य उपमेय उपमान अथवा विशेषण विशेष के बीच संबंध पाया जाए, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। अब यहां पे 2 शब्द आ रहे हैं, उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। देखिए आपको बता दें, यह उपमेय वह शब्द होता है जब हम 2 पदों के मध्य तुलना करते हैं, उसमें एक पद ऐसा होता है जिसकी तुलना किसी दूसरे से की जाती है, और दूसरा शब्द ऐसा होता है जिससे तुलना की जाती है। तो यहां पे 2 शब्द बनेंगे, जिसकी तुलना की जाए। अभी उदाहरण हम लोग देखेंगे। जिसकी तुलना की जाए उसे हम उपमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। अब जिसकी तुलना, जैसे मार्कर की तुलना पेंसिल से कर लें, तो मार्कर की तुलना है ना, तो मार्कर उपमेय हो जाएगा। पेंसिल से कर रहे हैं अर्थात
जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए उसे हम उपमान की संज्ञा देते हैं। उपमेय और उपमान में अंतर समझ में आया होगा। जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए दैट इज नोन एज उपमान। अब यहां दो शब्द और बच रहे हैं, एक है विशेषण और दूसरा है विशेष। इसे भी समझ लिया जाए। ये विशेषण क्या है? आप जानते हैं कि वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। विशेष क्या है? अब वह शब्द जो विशेषण है तो वह किसी दूसरे शब्द की विशेषता बताएगा। वह शब्द कैसा होगा? या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा। तो वही शब्द जिसकी विशेषता यह विशेषण बता रहा है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए। चलिए, जिसकी अगर बताई, इतना क्लियर हो गया। हम लोग उदाहरण पर आते हैं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए उदाहरण चंद्र कमल। चंद्र कमल, इसका मतलब क्या है? कमल रूपी चरण। इसका मतलब क्या है? कमल रूपी चरण। अब आप बताइए कि इस चंद्र कमल में जैसे क्वेश्चन आता है कौन सा समास है, तो सबसे पहले हमें इसका अर्थ जानना होगा। चंद्र कमल, कमल रूपी चरण। अब आप बताइए कि चरण मतलब क्या होता है? पैर होता है। चरण की तुलना पैर से, कमल से की गई है कि कमल की तुलना चरण से की गई है? अब कमल की तुलना चरण से तो नहीं करेंगे, तो किसकी तुलना करेंगे? चरण की तुलना कमल से की गई है। इसका मतलब है क्या है? चंद्र अर्थात चरण जो है वह उपमेय हो जाएगा और कमल क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चंद्र कमल, कमल रूपी चरण। चरण की तुलना कमल से की जा रही है। किससे? कमल से। तो जिससे की जाती है वह उपमान हो जाता है। चलिए दूसरा उदाहरण और देखते हैं। कच्ची रोटी। कच्ची रोटी। अब देखिए, क्या कच्ची की तुलना रोटी से की जा रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पे रोटी कैसी है? कच्ची है। तो कच्ची इसकी क्या बता रही? विशेषता बता रही। क्या है? विशेषता। अर्थात यह विशेषण है। विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? विशेषण है। और यह जिस शब्द की विशेषता बताता है वह विशेष्य है। तो अभी हमने देखा कि जहां विशेषण और विशेष्य के बीच संबंध पाया जाए वहां कर्मधारय समास हो जाता है। क्लियर है? कर्मधारय समास क्लियर होना चाहिए। चलिए दूसरा समास नंबर 4, द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? आप जानते हैं किसी भी सामसिक शब्द या पद में दो पद होते हैं। एक प्रथम पद होता है, एक उत्तर पद होता है। अंतिम पद। ठीक है। अब प्रथम पद या द्वितीय पद या अंतिम पद में आप देखें कि यदि उसका पहला पद, प्रथम पद संख्यावाचक हो जाए, क्या हो जाए? संख्यावाचक हो जाए, उसी से हमको यहां पकड़ना है कि द्विगु समास में प्रथम पद या जिसे हम पूर्व पद भी कहते हैं, ये जो पहला वाला है वो यदि संख्यावाचक हो जाए और दूसरा जो बच गया जिसे हम उत्तर पद कहते हैं वह विशेष्य की भूमिका में हो। छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिए, जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो और उत्तर पद विशेष्य हो उसे हम द्विगु समास के अंतर्गत रखते हैं। कैसे? चलिए उदाहरण देखा जाए। पहला पंचवटी। पंचवटी। पंचवटी का मतलब क्या है? 5 वटों का समूह। ध्यान दीजिए, 5 वटों का
समूह। अब देखिए जरा हम मिला लें, पंचवटी में कौन सा समास है? पंच मतलब 5 संख्यावाचक आ गया। उत्तर पद विशेष, उत्तर पद मतलब वट, वट मतलब वृक्ष। तो ये 5 कौन है? वट है, वृक्ष है। इसका मतलब 5 विशेषता वट की बता रहा है। तो यहाँ पे पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से पंच प्रमाण, देखिए दूसरा उदाहरण देख लीजिए। चवन्नी 4 आने का समूह, अठन्नी 8 आने का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह। इन सभी में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले समास नंबर 5 की ओर, जिसका नाम है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास क्या होता है? हमने पहले भी बताया, किसी भी समास में जो संपूर्ण पद होता है, जिसे हम सामसिक पद या सामसिक शब्द कहते हैं, यह मुख्यतः 2 शब्दों से मिलकर बनता है, पूर्व पद और उत्तर पद। प्रथम पद और अंतिम पद से मिलकर बनता है। तो पूर्व पद और उत्तर पद, ध्यान देंगे इस द्वंद्व समास में जो प्रथम पद है और उत्तर पद है, अर्थात दोनों पद, एक शब्द है दोनों पद, इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान हो जाएं और दोनों का अस्तित्व अलग अलग हो, दोनों का अस्तित्व कैसा हो? अलग अलग हो, तो ऐसे समास को हम द्वंद्व समास के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इसकी एक और पहचान है कि इस दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है इस तरह से, योजक चिन्ह। जैसे उदाहरण में आप देखेंगे माता पिता, माता पिता। दूसरा उदाहरण आप देखिए भाई बहन, भाई बहन। देखिए दोनों के बीच में योजक चिन्ह है, इसका अपना अलग अस्तित्व है, इसका अपना अलग अस्तित्व है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। क्लियर है? एक इसमें और उदाहरण है, एक बार परीक्षा में आया हुआ है, हरिहर। कोई बताए हरिहर में कौन सा समास होता है? जबकि इसके बीच में बिल्कुल भी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन जब आप इसे तोड़ेंगे तो ये बनता है हरि और हर, अर्थात हरि मतलब विष्णु और हर मतलब शंकर। तो विष्णु और शंकर जी का अलग अलग अस्तित्व है, इसलिए हरिहर में कौन सा? द्वंद्व समास होगा। क्लियर? चलिए अंतिम समास की ओर चलते हैं, जिसका नाम है बहुव्रीहि समास। क्या नाम है? बहुव्रीहि समास। अब देखिए बहुव्रीहि समास क्या होता है, फिर से हम बताएंगे कि किसी समास में सामसिक शब्द होगा, सामसिक पद होगा, 2 पदों का संग्रह होगा। प्रथम पद उत्तर पद कहा जाएगा, पूर्व पद उत्तर पद कहा जाएगा, प्रथम पद अंतिम पद कहा जाएगा। ध्यान देना है, बहुव्रीहि समास में ये दोनों पद गौड़ रूप में होते हैं, प्रधान नहीं होते। तो प्रधान कौन होता है? जब दोनों शब्द गौड़ रूप में होंगे तो इनसे बना हुआ कोई तीसरा शब्द क्या होगा? प्रधान होगा। दोनों शब्द गौड़ रूप में होते हैं, दोनों शब्द गौड़ रूप में होते हैं और तीसरा शब्द, तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। अब यह तीसरा पद कौन है? उदाहरण आप देखिए, चक्रपाणि। चक्रपाणि अर्थात हाथ में है चक्र, जिसके हाथ में है चक्र, जिसके हाथ में है चक्र, जिसके। अब आप बताइए चक्रपाणि, चक्र मतलब चक्र, ये भी प्रधान नहीं है, पाणि मतलब हाथ, वो भी प्रधान नहीं है। तो प्रधान कौन है? चक्र, हाथ में है चक्र जिसके, अर्थात कौन है? विष्णु।
अर्थात कौन है? विष्णु जी। तो ये तीसरा पद प्रधान विष्णु हो जाता है, इन दोनों की कोई प्रधानता नहीं होती, इसलिए यहाँ पे कौन सा समास है? यहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास है। जैसे वीणा वाणी, वीणा वाणी, ठीक है। वीणा है जिसके वाणी, हाँ, कौन है वो? सरस्वती, सरस्वती। क्लियर है? तो देखिए इस प्रकार से हम लोगों ने इन महत्वपूर्ण समासों को यहां पे समाप्त किया। जिन लोगों ने इस समास की वीडियो को नहीं देखा है, वे सभी लोग 3 वीडियो हैं, तीनों को अच्छी तरीके से देखकर नोट्स बना लें, और अगली समास की एक और वीडियो आपको मिलेगी जिसमें कम से कम 30 से 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑप्शन के साथ और उसे डिस्क्रिप्शन के साथ आपको हम कराएंगे। तब तक आप लोग इसका रिवीजन करिए। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।